सीखो तभी कुछ होगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर के बारे में। मैं जानता हूँ आफ्टर एक जाना पहचाना वर्ड है और काफ़ी कॉमन वर्ड है, सभी लोग इसका यूज जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आफ्टर प्रेपोजिशन के होने के अलावा, कंजंक्शन होने के अलावा, ये दो बातें आपको मालूम है? और कुछ टैलेंटेड लोग होंगे जिनको ये भी मालूम होगा कि आफ्टर एक एडवर्ब होता है। क्या आपको ये मालूम है कि आफ्टर एक एडजेक्टिव भी होता है? ये रेयरली कुछ लोगों को मालूम होता है। हम देखेंगे कि आफ्टर से बनने वाले इडियम्स कौन कौन से हैं। आफ्टर का एक आर्केक यूज, आर्केक यूज का मतलब क्या है? आर्क एक आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पुराना। ये मैंने जब आपका वोकैब का सेशन लिए हैं जिसमें मैंने रूट वर्ड से पढ़ाया है तो ये वर्ड मैंने डिस्कस कर रखा है। आर्केक यूज का मतलब क्या है कि ऐसा यूज आफ्टर का जो पहले होता था किसी सेंस में, लेकिन अब देखने को बहुत ही कम मिलता है, मतलब ना के बराबर। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि आफ्टर के कितने हिंदी मीनिंग निकलते हैं, कितने उसके मीनिंग कन्वे होते हैं, कितने सेंस में ये यूज होता है आफ्टर। हम वो सारी बातें एक एक पॉइंट को गहराई से डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में कंप्लीटली आफ्टर को यूज करेंगे और उनका मीनिंग कन्वे करेंगे। आफ्टर के 22 या उससे ज़्यादा यूजेस देखेंगे जिसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, सब कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस नाम से। टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लेक्चर्स काफ़ी बेनिफिशियल हैं और आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरी मेहनत साकार हो रही है, तो अगर आप मुझे कुछ हेल्प करना चाहते हो फाइनेंशियली, तो आप मुझे इस UPI ID पर पे कर सकते हो जितना चाहें। किसी भी ऐप से कितना भी अमाउंट आपको सही लगता है कि मेरी मेहनत के लिए इतना बनता है सामने वाले इंसान के लिए, तो आप मुझे पे कर सकते हो इस UPI ID पर। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी सारे लेक्चर्स बना चुका हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है इन चीज़ों के पीछे, क्योंकि कोई भी लेक्चर बनाने से लेकर के रिकॉर्ड करने तक और पब्लिश करने तक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। तो हर लेक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लेके आता है अपने साथ में। तो अगर आपको लगता है मुझे पे कर सकते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। अब अगर बात करें आफ्टर के बारे में, तो ये यूज़ सबसे ज़्यादा होता है एक प्रेपोजिशन की तरह। तो हम पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर के ऐसे कितने यूजेस हैं जो प्रेपोजिशन तरह यूज़ होता है, वहाँ पे किस सेंस में यूज़ आखिर में होता है। पहला यूज़ होता है लेटर देन समथिंग, किसी चीज़ के बाद के सेंस में। फॉलोइंग समथिंग इन टाइम, मतलब समय है, यानी कि इस समय के बाद ही ये होगा, तो उस सेंस में इसका यूज़ करते हैं हम लोग आफ्टर का। जैसे कि वी विल लीव आफ्टर लंच, हम लोग जो है लंच के बाद जाएंगे, यानी लंच एक समय है उसके बाद हम लोग जाएंगे। लंच आपका नाउन है और नाउन के ठीक पहले लगा आफ्टर, तो ये आपका हो जाएगा प्रेपोजिशन। क्लियर, नॉट अ बिग डील। आगे देखते हैं, दे अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर 5। ये 5 जो वो 5 बजे आपका समय है। दे अराइव्ड शॉर्टली, बिल्कुल वो ठीक 5 बजने के जस्ट बाद ही वो लोग आ गए थे, ज़्यादा उन्होंने देरी नहीं की है। तो 5 एक टाइम है, एक आपका नाउन है जो कि उसके पहले लगा है आफ्टर प्रेपोजिशन की तरह है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उससे ज़्यादा उन्होंने समय नहीं लिया, सॉरी उसने उससे ज़्यादा समय नहीं लिया। किसमें? ही रिजाइंड, उस रिजाइन करने में उससे ज़्यादा समय नहीं लिया, मतलब जो एक्सपेक्ट की थी ना उससे भी उसने कम समय लिया, उसने इमीडिएटली अपना रिजाइन कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, लेट्स मीट द डे आफ्टर टुमारो, तो ठीक है परसों मिलते हैं। द वीक आफ्टर नेक्स्ट, यानी कि इस हफ्ते के अगले हफ्ते। तो द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों, ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ परसों, और द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है आगे आने वाला परसों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टुमारो नाउन है, ठीक है, ये आपका उसके पहले आ गया प्रपोजिशन। यहाँ पर ये आपका नाउन बन गया है, यहाँ पर ये आपका कहलाएगा प्रपोजिशन। अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर ये तो आपने नाउन बता दी लेकिन हमने तो एडवर्ब पढ़ा है क्योंकि समय को इंडिकेट कर रहा है, बात आपकी सही है। अगर आप इस पूरे फ्रेज को देखोगे तो आपका ये एडवर्बियल फ्रेज है जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ये पूरा फ्रेज देखोगे तब यहाँ पर ये पूरा एडवर्ब बनेगा, लेकिन सिंगल पार्ट को तोड़ोगे तो वहाँ पर वो बन जाएगा आपका प्रेपोजिशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर विनिंग द प्राइज सी बिकेम फेमस ओवरनाइट,
प्राइज जीतने के बाद वो रातों रात, मतलब वो रात में ही, रातों रात का मतलब क्या है, वो रात यानी कि बिल्कुल थोड़े समय में ही वो प्रसिद्ध हो गई है। ठीक है, अब ध्यान आपको देना है कि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है जो अपने पास जेरेंड लाया है। इस टेक्निक को मैंने आपको जेरेंड यानी कि वर्ब एडवांस में बहुत ही डिटेल में, साथ ही साथ सिंथेसिस नाम की जो मैंने सीरीज चलाई है, काफ़ी पहले चलाई थी, उसमें मैंने ये वाला यूज़ करके बताया कि कैसे दो सेंटेंसेस को आपस में हम लोग जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन। आफ्टर एन आवर आई वेंट होम, 1 घंटे के बाद मैं घर गया, मतलब व्हेन एन आवर हैड पास्ड, जब 1 घंटा बीत गया उसके बाद मैं घर गया हूँ। तो यहाँ पर ये आपका नाउन है। दूसरी बात ये है कि ये प्रेपोजिशन, और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस को हम लोगों ने फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया है। ये टेक्निक होती है, इस पर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी 2021 में वीडियो में बना रहा हूँ। अभी मैं एक बैच चला रहा हूँ, अपना पेड बैच है रैन एंड मार्टिन बैच चल रहा पेड। उसमें मैंने ये सारी टेक्निक्स बड़ी ही डिटेल में बताई हैं। आप जाकर के इस बैच के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। 9368000671 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो इस जानकारी के लिए। डाउट्स पूछने के लिए इस पर कॉल व्हाट्सएप कभी मत करना, क्योंकि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा और आप दुखी हो जाओगे। इस बात से मैं दुखी हो जाऊंगा, इसलिए आप दुख मत लीजिए, डाउट्स वगैरह मत पूछिए। फिर आगे बात करें नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में, देखिए कैसे यूज़ होता है आफ्टर का। इट्स 10:07 इन द मॉर्निंग, मतलब कहने का ये है कि जो पास्ट वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना कि 7:10 हो गए हैं, तो पास्ट की जगह नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में आफ्टर का यूज़ करते हैं। मैंने नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश हेडिंग क्यों लिखी है, उसका रीज़न ये है, अगर मैं कहता कि ऐसे भी लिखा जाता है समय बताने के लिए, तो आप कहोगे सर हम लोग तो पास्ट बोलते हैं। एक्चुअली में आपको ये भी रीज़न मालूम होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है, क्यों कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है। सुबह के 7:10 हो गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकला है। एक यूज़ होता है नेक्स्ट टू या फॉलोइंग समबडी, किसी के बगल में या किसी को फॉलो करना, किसी इंसान को, इन ऑर्डर और इम्पोर्टेंस। ऑर्डर में, किसी के इम्पोर्टेंस में, या किसी के बगल में होने सेंस में यूज़। जैसे कि योर नेम कम्स आफ्टर माइन इन द लिस्ट, तुम्हारा नाम जो है ना वो मेरे नाम के बाद आता है। तो इस सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में बात हो रही, ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंस के तौर पर कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तुम कम इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मेरा नाम पहले आता है, तुम्हारा नाम बाद में आता है। हो सकता है वहाँ पर एज के बारे में बात हो रही हो सकता है वहाँ पर पोस्ट के बारे में बात हो रही, कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँ कि यहाँ पे माइन क्यों आया है, तो यहाँ पर मैं आपसे इस बात को, माइन को एक्सप्लेन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पे माइन कैसे आया, किस सेंस में आया है। अगर आप माइन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आप प्रोनाउन के एडवांस लेक्चर्स देख लेना मेरे, A to Z आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी, आपके जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बार में। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं तरीके से कि ही इज़ द टॉलेस्ट, वह सबसे लंबा है आफ्टर राम। राम तो लंबा है ही सबसे, उस लंबाई के क्रम में अगर देखा तो वह भी, मतलब ही कोई दूसरा इंसान है, वो भी लंबा है। राम तो है ही, सीक्वेंस में देखा है तो वो भी सबसे लंबे की कैटेगरी में ही आता है। आफ्टर यू को मतलब होता है प्लीज़ गो फर्स्ट, मतलब पहले आप जाएं। आफ्टर यू को मतलब होता है आपके बाद, पहले आप बोलते नहीं हिंदी में, पहले आप। तो वो जो रेस्पेक्ट के तौर पे बोलते हैं ना, एक्चुअली उसका फुल फॉर्म ये होता है प्लीज़ गो फर्स्ट। क्लियर। आफ्टर यू विद द पेपर, इसका मतलब क्या हुआ है? बेसिकली इसका मीनिंग ये कन्वे हो रहा है, कैन आई हैव इट नेक्स्ट, क्या मैं इसको बाद में ले सकता हूँ क्रम में। आफ्टर यू विद द पेपर, तो यहाँ पर जो आफ्टर यू जो है ना, इसका मतलब ये है कि इस पेपर को मैं आपकी बात ले सकता हूँ क्या, पहले आप ले लीजिए उसके बाद मैं ले लेता हूँ। फिर इसका एक यूज़ होता है बिहाइंड समबडी व्हेन दे हैव लेफ्ट, जब कोई किसी छोड़ देता है उसके पीछे जो छूटा हुआ है, या फॉलोइंग समबडी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँ। अब इस सेंटेंस को थोड़ा फोकस कीजिए। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। मीन्स ये है कि जब तुम निकल जाओगे उसके बाद दरवाजे को बंद किया जाएगा। मतलब कोई इंसान कोई जगह छोड़ेगा, मतलब जैसे मैं कहूँ आपके साथ में हूँ कि मेरे निकलने के बाद दरवाजा बंद कर देना, है ना, तो इसका मतलब जब मैं वहाँ से निकल जाऊँगा तो उसके क्रम में एक अगला काम क्या है कि तुम्हें ये काम करना है, ये छूटा हुआ काम तुम्हें करना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आई एम ऑलवेज हैविंग टू क्लीन अप आफ्टर द चिल्ड्रन, यानी कि
क्लीन द प्लेस आफ्टर दे हैव लेफ्ट इट डर्टी एंड अनटिडी। मुझे हमेशा बच्चों की बाद ही सफाई करनी पड़ती है। अब मैंने आपको ये बताया था आपको टेंस के एडवांस लेक्चर्स में कि ऑलवेज जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर तो हैविंग आईएनजी लगा है, ये तो सेंटेंस रॉन्ग है। नहीं, ये सेंटेंस थोड़ा गुस्से में बोला गया है। जब भी कोई बात हमेशा होती रहती है मैं उस चीज़ को गुस्से में बोलूँ तो वहाँ पे जो फीलिंग गुस्से वाली डालनी होती है तो वो आपको कुछ ऐसे ही लिखना होता है। जैसे मैं हिंदी बोलूँ तो हमेशा खेलते ही रहते हो, तो हमेशा खेलते ही रहते हो, तो यू आर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग जो भी आपको लगाना है, तो वो सेंटेंस करेक्ट है। बस वहाँ पे गुस्से को शो करना है, स्ट्रक्चर शो करता है गुस्से को। तो मतलब ये है कि बच्चे जब भी जाते हैं ना तो उसके बाद जो गंदगी बचती है ना वो हमें साफ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग कैसे कन्वे हो रहा है उस चीज़ को समझो। आफ्टर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर इतना बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है एक्चुअली में। अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी हो कि आखिर में सेंटेंसेस का मीनिंग कैसे कन्वे किया जाता है, क्या उसके अंदर हिडन उसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग क्या होता है, वो समझना जरूरी होता है। ही रैन आफ्टर हर विद द बुक, वो उसके पीछे बुक लेकर के भागा, मतलब वो पहले निकल गई उसके बाद फिर वो उसके पीछे गया उसकी बुक लेकर के, जिसकी बुक हो। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान देना आपको चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। सी वॉज लेफ्ट स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब घूरना या देखते रहना, एक लगातार एक टक देखते रहना। सी वॉज लेफ्ट स्टीयरिंग आफ्टर हिम, मतलब वो चला गया उसको छोड़ करके उस लड़की को और वो देखते ही रह गई है। इसका मतलब ये काम हुआ है और वो पीछे वो काम होता रह गया। क्लियर? तो आफ्टर का सेंस आपको समझना होगा। यहाँ पर आफ्टर का एक यूज कंट्रास्ट के सेंस में भी होता है, विपरीत, किसी के ऑपोजिट होने के सेंस में। इट वॉज प्लीजेंटली कूल इन द हाउस आफ्टर द स्टिकी हीट आउटसाइड, यानी कि बाहर तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन देखा जाए तो घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। तो देखो यहाँ पर ये गर्म जगह और यहाँ पर ही ठंडी जगह, और दो चीज़ों कंट्रास्ट को दिखाने के लिए बीच में कंजंक्शन डालना पड़ा, हमें एक प्रेपोजिशन डालना पड़ा आउटसाइड। ठीक है, कंजंक्शन इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी वर्ब नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ, किसी चीज़ का परिणाम होना, और बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड, ये किसी चीज़ के होने की वजह से वो हो जाना। आई विल नेवर फॉरगिव हिम आफ्टर वॉट ही सेड, जो उसने कहा है ना उसके बाद तो मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तो आफ्टर ये समझा रहा है कि ये वजह हो गई है जिसकी वजह से ये वाला काम नहीं होगा, ये उसका रिजल्ट निकल के आया। डिस्पाइट समथिंग, किसी चीज़ के बावजूद। ऑल्दो समथिंग हैज़ हैपन्ड, यानी कि दो अपोजिट सेंटेंसेस को दो अपोजिट आइडियाज़ को जोड़ना होगा, सेंटेंस नहीं बोलूँगा मैं। यहाँ पर तो देखिए आपका कंजंक्शन है, यहाँ पर आपका कंजंक्शन है, और यहाँ पर आपका कैसे यूज़ है वो देख लेते हैं। आई कांट बिलीव शी वुड डू दैट, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो वैसा कर सकती है। नॉट आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर हर, इसके बावजूद मैंने उसके सब कुछ किया है, मतलब मैंने उसके लिए सब कुछ कर दिया है। मीन्स मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने उसके लिए सब कुछ कर दिया, इसके बावजूद उसने ऐसा किया है, मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही थोड़े से रूल और आगे देखें तो आफ्टर के कुछ यूजेस और देखने को हम लोगों को मिलते हैं। जिसमें यूज़ करना चाहूँ आफ्टर का तो उसका मतलब होता है टू शो दैट समथिंग हैपन्स मैनी टाइम्स और कंटिन्यूसली, या तो कोई चीज़ लगातार हो रही है या कोई चीज़ कई बार होती है, उसको दिखाने के लिए भी हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि डे आफ्टर डे ऑफ हॉट वेदर, मतलब दिन प्रतिदिन या हर दिन कंटिन्यूसली जो वेदर है वो हॉट, वो गर्म और होता चला जा रहा है। ठीक है, डे आफ्टर डे ऐसे तो हम लोग बोलते हैं ना। जैसे कि डोर टू डोर प्रपोजिशन बीच में यूज़ करते हैं। आई हैव टोल्ड यू टाइम आफ्टर टाइम नॉट टू डू दैट, मैं तुम्हें समय समय पर बताता रहता हूँ कि तुम्हें ये काम नहीं करना है। इसका मतलब मल्टीपल टाइम्स वो एक्टिविटी होती है और मैं उसमें हिंड्रेंस लगाता रहता हूँ ताकि तुम उस काम को करने से मान जाओ। ट्राई टू फाइंड और कैच समबडी समथिंग, किसी को ढूंढना है मुझे, या किसी वस्तु को ढूंढना है, या किसी इंसान को पकड़ना है, या किसी वस्तु को पकड़ना है, या इसको होल्ड करना है, तो उस सेंस में भी हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं। किस तरह से, ये इस एग्ज़ाम में काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये कुछ अलग तरीके से, मतलब वर्ड्स थोड़े अलग, बट ये हाई स्कूल के 10th
एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड में ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और बच्चों को समझाना जब पड़ता है तो काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चों की नॉलेज उस लेवल पर होती नहीं है। तो हम लोग उस लेवल की नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। द पुलिस आर आफ्टर हिम। अगर मैं इस तरह से सेंटेंस को बोलूँ या लिखूँ तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर पुलिस जो है वो उसके पीछे भाग रही है। यहाँ पर वो एक्चुअली में आफ्टर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस उसको पकड़ना चाहती है, टू कैच समबडी और समथिंग। बिल्कुल सही है ना। ही इज़ आफ्टर जॉब एट आवर प्लेस। हमारी इस जगह पर वो जॉब ढूंढने के लिए आया है। तो हम ये पता कैसे करें कहीं पर फाइंड का मीनिंग है, कहीं पर पकड़ने का मीनिंग है, वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से समझ में आता है। पुलिस ऑब्वियसली किसी को ढूंढने आएगी या फिर उसको पकड़ने आएगी, तो मैंने पकड़ने का सेंस ले लिया। लेकिन एग्जैक्टली इस जगह पर पकड़ने का सेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर ढूंढने के ही सेंस में होगा। तो देखो किस तरह से सेंटेंसेस एग्जाम में दिए जाते हैं या डेली लाइफ में बोली जाते हैं, लिखे जाते हैं, और हम उसका मीनिंग सही से कन्वे नहीं कर पाते हैं। उसका मीनिंग इसी वजह से नहीं आता क्योंकि हम एक्चुअली में उसका सही रूल नहीं आते ग्रामेटिकली। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक और देखिए, अबाउट समबडी समथिंग, किसी वस्तु किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि सी आस्क्ड आफ्टर यू, मतलब उसने तुम्हारे बारे में पूछा था, मतलब तुम कैसे हो, ये बात उसने पूछी थी उस लड़की ने। तो मैं इस बात को आफ्टर से भी लिख सकता हूँ, आफ्टर समबडी समथिंग। किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में अगर पूछना है तो हम वहाँ पर आफ्टर का यूज़ करते हैं। इन द स्टाइल ऑफ समबडी और समथिंग, इसका मतलब ये होता है फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ समबडी और समथिंग, किसी का अनुसरण करने के तौर पर। जैसे कहते हैं देखो वो लड़का कितना अच्छा है, तुम कैसे हो, तो तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम कैसे बनने चाहिए या वो चीज़ कैसी होनी चाहिए। जैसे कि अ पेंटिंग आफ्टर एम.एफ. हुसैन, यानी कि जो पेंटिंग है वो ठीक वैसे ही बनी जैसे कि एम.एफ. हुसैन बनाते हैं, मतलब एम.एफ. हुसैन की तर्ज पर बनी हुई ये पेंटिंग है। ठीक है। वी नेम्ड द बेबी खुशबू आफ्टर हर ग्रैंड मदर। हम लोगों ने उस बेबी का नाम जो है ना खुशबू रखा है। कैसे रखा है? आफ्टर हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ के नाम पर हम लोगों ने उस बच्चे का नाम रखा है। ठीक है। तो एग्जाम्पल फॉलो किया जा रहा है। किस तरह से देखिए सेंटेंसेस बनते हैं, आज आपकी बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पर हो रही होगी। मुझे पूरा विश्वास है आपके मन में प्रेपोजिशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो आज क्लियर हो रहे होंगे। आफ्टर हाइफन, इसका यूज़ कैसे करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं कुछ खास वर्ड्स के साथ में, कुछ खास फॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं इनका एडजेक्टिव साथ में, जिसका मतलब होता है हैपनिंग और डन, कोई काम हो रहा है या होने वाला है आगे। देन द टाइम और इवेंट मेंशन, जो भी समय या जो भी इवेंट है उस समय वो चीज़ हो रही है या वो बाद में होने वाली है। जैसे मैं बोलूँ आफ्टर आवर्स ड्रिंकिंग, मतलब क्या हुआ? आफ्टर क्लोजिंग टाइम, यानी कि देखो यहाँ पर आवर्स ड्रिंकिंग मतलब क्या है? ड्रिंक का मतलब को मालूम है ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पर, यानी कि पीने के समय का जो है वो समाप्त हो चुका है। कहीं आप बार में बैठे हो और आप ड्रिंक के लिए कह रहे हो तो वहाँ पर कहा गया कि भाई ये जो टाइम जो है ना वो फिनिश हो चुका है, ड्रिंकिंग का टाइम समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो डन, निकल गया समय। आज आफ्टर स्कूल क्लब, आफ्टर डिनर मीन्स, है ना। तो आपको ध्यान क्या देना है? जैसे कि आप एन आफ्टर स्कूल क्लब, यानी कि जो क्लब जो है ना ये स्कूल के बाद चालू होता है या स्कूल के बाद जाना होता है। आफ्टर डिनर मीन्स जो है वो डिनर के बाद ली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपके मन में होगी कि सर एक रूल आपने हाइफन बताया था, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे 99 नहीं बल्कि 100% उम्मीद है कि अगर आप यहाँ पर मेरे इस वीडियो देख रहे हो तो आपने पंक्चुएशन सीरीज बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, जिसमें हाइफन नाम का मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बड़ी बारीकी से। तो मैंने बताया था और नाउन के एडवांस लेक्चर में भी बताया था कि जब कुछ वर्ड्स हम हाइफन से जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर रहते हैं हमेशा। जितने वर्ड्स जुड़े हुए हैं वो सिंगुलर होते हैं और वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई है। लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन एक्चुअली एक्सेप्शन ना होकर के कंडीशन पर डिपेंड होते हैं वो वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर 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 सब कुछ सिंगुलर है, बट यहाँ पर ये आर्स प्लूरल कैसे हो गया है? एक्चुअली में यहाँ पे आर्स जो है ना वो टाइमिंग की बात हो रही है कि जो यहाँ पर क्लब में बैठ के ड्रिंकिंग का जो टाइमिंग है
वो सारी टाइमिंग समाप्त हो चुकी है, मतलब जितने घंटे होते हैं वो सारे घंटे निकल चुके हैं। तो इस सेंस में ये लिखा गया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे आप इनकी मीनिंग का कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि डिनर्स या स्कूल्स वगैरह क्यों नहीं है। स्कूल एक ही होगा, डिनर एक ही बार होता है, लेकिन आवर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको प्लूरल लिखा गया है। तो हर चीज़ का ही लॉजिक है, मेरे हर एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ हर एक कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, बल्कि फोर्स नहीं करता हूँ, कि आप मेरी संपूर्ण अरेंज्ड पेड इंग्लिश ग्रामर, जिसमें मालूम नहीं मुझे आज की डेट में कितने वीडियोस हैं, मुझे याद है अभी आज की डेट में 350 के आसपास वीडियोस हो चुके हैं। एक बार देख लोगे आपके सारे डाउट्स अपने आप क्लियर होने लगेंगे। और अगर ये सोचते हो कि आप कमेंट करके आंसर ले लोगे और मेहनत से बच जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली में आप खुद को धोखा दे रहे हो कि सामने वाला ही सारी मेहनत कर लेना, हम क्यों करें। तो यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स का कोई इक्वेशन नहीं सॉल्व करवा लोगे, वो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लैंग्वेज है। खैर काफ़ी बातें हो गई हैं, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर हम आफ्टर के कुछ ईडियम्स को डिस्कस करें जो कि प्रेपोजिशन से ही बनते हैं, आफ्टर के फॉर्म जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन का ही होता है, तो कुछ ज़रूरी ईडियम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुना गया है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल बोला जाता है ना, इसका यूज़ होता है डिस्पाइट व्हाट हैज़ बीन सेड और एक्सपेक्टेड। जो कहा गया है या जो एक्सपेक्ट किया गया था उसका उल्टा ठीक हो जाना। जैसे कि सो यू मेड इट आफ्टर ऑल, सब मिला के तुमने ये कर ही दिया है। मैंने मना किया तो उसके बावजूद ही तुमने ये कर दिया है। के बावजूद के सेंस में, किस बावजूद के सेंस में, कोई चीज़ मना की गई है, कोई चीज़ कही गई है, जो चीज़ उम्मीद कही थी उसका जस्ट अपोजिट में जाना। यूज्ड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग और गिविंग अ रीज़न, या कोई चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो या किसी चीज़ का रीज़न दे रहे हो, तब भी हम लोग आफ्टर ऑल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही शुड हैव पेड, उसको रुपए देने चाहिए थे। ही सजेस्टेड इट आफ्टर ऑल, सब मिला के उसने इस बात को सजेशन दिया कि कम से कम उसको पे करना चाहिए। तो यहाँ पर वो रीज़न दे रहा है कि क्यों करना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों करना चाहिए। इस तरह से आफ्टर ऑल का यूज़ होगा। ठीक है, फिर देखिए बी आफ्टर डूइंग समथिंग। बी का मतलब होता है एज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, शुड बी, कैन बी, मे बी, एसेट्रा। टू बी गोइंग टू डू समथिंग सून, कोई चीज़ जल्दी ही करने के सेंस में। टू बी इंटेंडिंग टू डू समथिंग, जैसे कि एक और रूल समझें, टू हैव जस्ट डन समथिंग, अभी हाल ही में कुछ आपने किया हो, बिल्कुल जस्ट। अब देखते हैं हम लोग आफ्टर का यूज़ एक कंजंक्शन के जैसे कैसे होता है। ऑब्वियसली मुझे उम्मीद पूरी है कि लोगों को मालूम है इसके बारे में, लेकिन आखिर में इसका सेंस क्या निकलता है, किस मीनिंग में कन्वे होता है, ये किस तरह से रखा जाएगा सेंटेंस में, ये सारी बातें हम डिटेल में समझने की हमें ज़रूरत है। पहला इसका यूज़ होता है एट अ टाइम लेटर देन समथिंग, व्हेन समथिंग हैज़ फिनिश्ड, कुछ चीज़ फिनिश हो गई ना, और ठीक उसके बाद वो चीज़ होना। जैसे ही मैं बोलूँ आई विल कॉल यू आफ्टर आई हैव स्पोकन टू हिम, उससे बात करने के बाद मैं तुमसे बात करूँगा। मीन्स ये काम होने के बाद इस काम को किया जाएगा, इस सेंस में। अच्छा, एक चीज़ और है कि 99% लोगों को, उसमें मैं भी इंक्लूड था, कि मुझे ये भी मालूम था और आपको भी मालूम था कि बिफोर और आफ्टर जो है ना वो प्रेजेंट के परफेक्ट में आते हैं। वही डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ज़्यादातर इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया है और यहाँ पर विल का यूज़ किया गया है, डजंट मैटर, लेकिन चीज़ अभी भी वही उसी एंगल से रखी हुई है कि पहले काम ये होगा उसके बाद ये काम होगा, वही उसमें भी होता है। तो बेसिकली आपको ये रखना है कि ये लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, और इसको कभी भी कोई फॉर्मूले से जोड़ करके मत देखना। 99% इंग्लिश फ्री होती है, एक्सप्रेशन पर डिपेंड होती है। 1% केवल फॉर्मूले या किसी खास चीज़ से जुड़ी हुई होती है, जैसे फिक्स्ड प्रपोजिशन है या कोई फिक्स्ड चीज़ें हैं या स्पोकन वर्ड टू लगा, तो ये कुछ फिक्स्ड सेंस में चीज़ें यूज़ होती हैं। तो देखिए कैसे यूज़ किया है कंजंक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, बीच में ये हो जाएगा कंजंक्शन। एक और देखते हैं, सेवरल ईयर्स आफ्टर दे वुड स्प्लिट अप दे मेट अगेन बाय चांस इन भारत। भारत आप लोग जानते होंगे ऑब्वियसली, इसकी मीन इंडिया। अब मैं इंडिया कम लिखता हूँ, भारत ज़्यादा लिखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ रियल में है उसको वैसा ही लिखना चाहिए। और भारत एक बहुत ही अच्छा देश है, क्योंकि इसके मल्टीपल नेम है। देखा जाए अगर, ऐसे बहुत ही कम, रेयरली ऐसे
कंट्री से जिनके इंग्लिश और हिंदी में या उनके रीजनल लैंग्वेज में या उनके मदर टंग में कुछ अलग नाम होता है। तो इंडिया बड़ा ही ज़बरदस्त जगह है जहाँ उसके खुद के बहुत सारे नाम हैं, हिंदुस्तान और हिंद है या इंडिया है, भारत है, काफ़ी सारे नाम इसके हैं। तो भारत का मतलब समझ गए होगे। सेवरल ईयर्स आफ्टर, कई सालों के बाद, दे वुड स्प्लिट अप, मतलब कई सालों पहले वो अलग हो गए थे। दे मेट अगेन, और कई सालों बाद वे फिर से मिले। बाई चांस इन भारत, कहाँ मिले? किस्मत से भारत में जाकर के वो मिले। जो बहुत सालों पहले वो अलग हो गए थे ना, अब वो दोबारा फिर से मिल गए हैं किस्मत से भारत में। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, वही सेकंड फॉर्म पास्ट के इंडेफिनिट, यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट, हैड प्लस V3। उनके जाने के बाद हम लोग चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं आफ्टर किसी भी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब कैसे वर्क करता है। अब यहाँ से थोड़े कॉन्सेप्ट स्पेशल शुरू होते हैं जो आप वेट कर रहे थे जिनके लिए। अगर हम आफ्टर का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है लेटर इन टाइम, समय में, बाद में, मतलब आफ्टर वर्ड्स, यानी इस चीज़ के बाद होगा, लेकिन इसमें सीक्वेंस के अलावा टाइम मेंशन किया जाएगा, इस समय के बाद ये चीज़ होगी। जैसे मैं बोलूँ दैट वॉज इन 1996, ये 1996 की बात है, सून आफ्टर, ठीक इसके बाद। आई हर्ड दैट ही हैड डाइड, 1996 ही मैंने उससे मुलाकात हुई, उसके बारे में सुना था और ठीक उसके बाद उसका देहांत हो गया, वो बड़ा ही अजीब लगा। यानी कि ये एक टाइम दिया है, उसके टाइम के बाद ठीक ये दूसरा काम हुआ है, इस तरह से। आई कुड कम नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह आ सकता था, और द वीक आफ्टर, या तो नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक में मैं आ सकता था। तो आफ्टर यहाँ पर ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि ये काम आने का जो है या तो इस वीक में या उसके अगले वीक में होगा, आफ्टर वर्ड्स के सेंस में। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि सून आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर कोई कंजंक्शन नहीं है। आप ये सोचो कि ये सेंटेंस एक है, एक सेंटेंस ये नहीं, ये यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, फिर मैंने ध्यान दिया, चलो मैं मानता हूँ कि दो सेंटेंस के बीच में ये आपका कंजंक्शन है, लेकिन ये फिर क्या है? ये भी आफ्टर वर्ड्स, यानी कि आगे नेक्स्ट आने वाले समय के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर कोई भी दूसरा सेंटेंस नहीं है। तो अब तो आप ऑब्वियसली इसको यहाँ पर एडवर्ब ही समझोगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक और देखिए, एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, और सब मिलाकर के उन्होंने अपना खुशी से जीवन जिया, एवर आफ्टर। तो आफ्टर क्या है? यानी कि एक समय खराब जो बीत गया था ना, उसके बाद उन्होंने सुखी जीवन जिया है। यहाँ पर भी एडवर्ब ही है। एजेक्टिव, किसी भी सेंटेंस में एज एन एजेक्टिव भी वर्क करता है, या मैं कह सकता हूँ करता था, है भी और था भी। क्यों? क्योंकि आरके की यूज़ है, और आरके की यूज़ का मतलब ये होता है कि आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन जनरली 99% यूज़ नहीं किया जाता है। अब याद आपको ये भी रखना है कि इसका यूज़ जो है वो नाउन के पहले किया जाता है, और ये ओल्ड यूज़ है, आरके की यूज़ है ऑब्सोल्यूट हो चुका है, यानी कि हट चुका, चलन से हट चुका है। और बेसिकली इसका मतलब होता है लेटर, बाद के सेंस में ही इसका यूज़ होता है। जैसे मैं कहना चाहूँ इन आफ्टर ईयर्स, कई सालों के बाद में, तो यहाँ पर देखिए ये प्रेपोजिशन है, इसकी वजह से ये यस बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का आपका नाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है, और नाउन के बीच पहले ठीक आया मेरा एडजेक्टिव, बिल्कुल सही बैठा यहाँ पर, इसका पोजीशन है। एक सेंटेंस और देखते हैं, आफ्टर एजेस। एजेस मेरा क्या है? प्लूरल नाउन है जो कि दिखाई दे रहा है, तो उसके पहले ये हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी, मतलब एजेस के बाद, बहुत समय के बाद उसके बारे में, उसकी ग्लोरी जो है वो गाई जाएगी, मतलब उसकी प्रशंसा बहुत समय बाद की जाएगी। ठीक है, अब आफ्टर का एक यूज़ होता है ऐड करने वाला, मीन्स आफ्टर के बाद देखिए हाइफन लगा हुआ है जो कि ये समझा रहा है कि किसी न किसी वर्ड के साथ में जुड़ेगा, तो ये नाउन के साथ में जुड़ता है टू फॉर्म एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनाने के लिए, विच इंडिकेट दैट समथिंग टेक्स प्लेस। जब हम किसी नाउन में आफ्टर यूज़ करते हैं तो उसका एडजेक्टिव जब बनता है तो उसको मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हो रही है, घटित हो रही है, और एग्जिस्ट, या कोई चीज़ वजूद में है। आफ्टर एन इवेंट और प्रोसेस, कोई इवेंट या कोई प्रोसेस के बाद कोई चीज़ हुई है या वजूद में आ गई है, तो उस सेंस में हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं एज आ सफिक्स, प्रीफिक्स ना बोल करके मैं उसको एडिंग वर्ड बोलूँगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा,
क्योंकि सफिक्स और प्रीफिक्स में फिर वो कैटेगरी में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इस वजह से। जैसे मैं बोलना चाहूँ एन आफ्टर डिनर स्पीच, यानी कि स्पीच जो है ना वो डिनर के बाद की स्पीच। तो देखिए यहाँ पर ही आफ्टर जोड़ दिया गया है मेरा डिनर के साथ में विद द हेल्प ऑफ हाइफन। तो ये तो हो गया मेरा नाउन। इस नाउन के लिए आया ये मेरा डिटरमाइनर एन, और उसके ठीक बीच में ये रहा मेरा एडजेक्टिव। अब केवल आफ्टर की बात करूं मैं या डिनर की बात करूं तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव ही हैं। अब बीच में हाइफन क्यों लगाया है? क्योंकि ये तो मेरा नाउन हो गया है और मुझे इस नाउन को बनाना है एडजेक्टिव, ठीक है। तो होता क्या है कि जब 2 या 3 ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो उनके पहले फिर हम लोग बीच में हाइफन लगाते हैं। जैसे मैंने बोला बॉय, अगर मैं बोलूँ 17 साल का लंबा लड़का तो अ 70 ईयर, ठीक है, ओल्ड फिर टॉल। अब यहाँ पर हाइफन नहीं आएगा, लास्ट वाले एडजेक्टिव साथ में हाइफन नहीं लगाते हैं। अब देखिए ये कंप्लीटली मुझे एडजेक्टिव यूज़ करना था एक साथ, इसलिए मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पर हाइफन और लास्ट वाले एडजेक्टिव छोड़ देते हैं। अब अगर मेरे यहाँ पर इस तरह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये कंप्लीटली एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है ये वाला फ्रेज, और केवल आफ्टर पर डिस्कस करोगे तब भी आपका एडजेक्टिव ही है। ए डिलीशियस आफ्टर शो सपर, यानी शो के बाद का सपर जो कैसा था, डिलीशियस। एट अ रेस्टोरेंट इन ओल्ड स्ट्रीट, ओल्ड स्ट्रीट में वो शो के बाद जो सपर किया था ना वो बड़ा ही डिलीशियस था। तो सपर नाउन के लिए आया है ये डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव, और आफ्टर शो जो है एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है जो कि काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और हमने सीखा यहाँ पर कि नाउन में जब आफ्टर इस तरह से जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर मुझे शो के बाद के सेंस को देने के लिए मैंने आफ्टर जोड़ा है हाइफन से, जो कि एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फेल बाय 28%। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, नहीं टैक्स के बाद का जो प्रॉफिट है ना, फेल बाय 28%। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रॉफिट भी आपका नाउन ही है, तो उसके ठीक पहले ये बन जाएगा एडजेक्टिव। आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक इसका यूज होता है बिलोंग टू द पीरियड दैट फॉलोड अ नोटेबल इवेंट। कोई खास समय पर कोई चीज़ हुई हो ना, तो उस पीरियड को शो करने के लिए भी हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि द आफ्टर टाइम्स, जैसे मैं बोलना चाहूँ एक यूज़ होता है नॉटिकल के सेंस में। पहले इसको देख लो एक बार, द आफ्टर टाइम्स यानी कि वो चीज़ जो है समय के दौरान जो बीत चुकी है वो कोई खास पीरियड से संबंधित, इस सेंस में यूज़ हुआ है। या फिर अगर आप चाहो तो टाइम्स का मतलब जानना चाहो कि सर टाइम्स का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली अगर मैं टाइम्स की बात करूं तो टाइम्स का मतलब होता है बार या अवधि या काल, है ना। अब ऐसे आपको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी, यानी कि उस खास समय के बाद का समय, उसके बाद के बारे में बात हो रही है। एक यूज़ होता है नॉटिकल, नॉटिकल का मतलब होता है समुद्री, समुद्र के लिए भी यूज़ होता है। अब समुद्र के लिए नहीं, समुद्र से संबंधित कोई काम है उसके लिए यूज़ होता है। जैसे मैं बोलना चाहूँ फर्दर एफ्ट, इसका मतलब होता है जहाज के पिछले भाग के पास। अगर मैं बोलना चाहूँ जहाज के पिछले भाग के पास, तो हम वहाँ पर उस सेंस में आफ्टर का यूज़ करेंगे। जैसे कि आफ्टर द आफ्टर केबिन, तो ये तो मेरा हो जाएगा नाउन और ये हो जाएगा मेरा डिटरमाइनर, ठीक है। ये आया केबिन के लिए तो बीच में हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। दूसरी बात क्या है, आफ्टर द केबिन का मतलब है केबिन पीछे वाला भाग, है ना, जहाज के पीछे वाला भाग या केबिन के पास में। तो यहाँ पर ये आफ्टर केवल ये समझाना चाहता है कि ये जो केबिन है वो जहाज के बारे में बातचीत चल रही है, जहाज के केबिन के बारे में। क्लियर। एक इसका यूज़ आर्किक होता है, आर्किक में बात कर ही चुका हूँ कि ये आर्किक यूज़ में होता है। ऐसा यूज़ काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन आर्किक यूज़ कम मिलता है देखने के लिए। इसका मतलब निकलता है लेटर, जो हम स्टार्टिंग में देख चुके थे। जैसे मैं बोलना चाहूँ ही वॉज सॉरी इन आफ्टर ईयर्स, बाद के सालों में उसको खेद हुआ, उसको बड़ा ही दुख हुआ, उसको अकेलापन महसूस हुआ है। तो यहाँ पे आफ्टर जो है ये इन प्रपोजिशन आया है ईयर्स के लिए, तो ये बन जाएगा इस ईयर्स का बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अभी हालांकि ऐसा यूज़ नहीं होता है, अब लोग क्या बोलते हैं इसके लेटर ईयर्स बोलते हैं लोग, अब ये बोलते हैं, लेकिन पहले टाइम पे आफ्टर भी यूज़ किया जाता था। तो आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि आफ्टर के कितने सारे यूजेस हैं
एक एक यूज़ को आपको ध्यान से फिर से देखना है, नोट्स बनाने हैं। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़े रहना उपाय क्लासेस से। बाकी के उपाय क्लासेस नाम से आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हो। अब मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।